अरे संघ वाले मारेंगे। ये हवा फैलाते हैं। बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या आज देश में जनसंख्या संतुलन कानून की सच में जरूरत है? अगर हां, तो फिर इस पर मजहबी विरोध क्यों? क्या संघ के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए कोई टूलकिट काम कर रहा है? दरअसल आज विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजा की और इसके बाद मोहन भागवत ने करीब 1 घंटे के अपने भाषण में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या संतुलन की नीति बननी चाहिए और सभी को इसका पालन करना चाहिए समान रूप से। 3 लाल रंग के पास नंदनवन 3 इस प्रकार से पीछे की रचना है। तर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। जनसंख्या संतुलन कानून वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ओवैसी ने भागवत के बयान का पुरजोर विरोध किया और एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में संघ प्रमुख मोहन भागवत के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया और लिखा, मोहन के लिए यह अभद्र भाषा का सालाना दिवस है। जनसंख्या असंतुलन के डर से दुनिया भर में नरसंहार, जातीय सफाई और हेट क्राइम्स हुए। सर्बियाई राष्ट्रवादियों द्वारा अल्बानियाई मुसलमानों के नरसंहार के बाद कोसोवो का गठन किया गया था। इसके बाद अपने अगले ट्वीट में ओवैसी ने लिखा, यदि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है तो असंतुलन कहां पर है? जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही प्रतिस्थापन दर हासिल कर लिया है। चिंता बढ़ती उम्र और उन बेरोजगार युवाओं की है जो बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर सकते। मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेजी से गिरावट आई है। यह बात साफ है, जब देश में एक देश एक कानून की बात हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, ओवैसी जैसे राजनेता उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि किस तरीके से मोहन भागवत की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर उन्होंने विरोध जताया, उसका उन्होंने विरोध किया और ये तमाम बातें उन्होंने ये लिखी है। मोहन भागवत ने अपने भाषण में उदयपुर में कन्हैया मर्डर केस का जिक्र किया। गला काट गैंग पर मोहन भागवत ने कहा कि यह पहली बार है जब कुछ मुसलमानों ने इसका विरोध किया और इसे गैर इस्लामिक बताया। भागवत ने कहा कि भले ही किसी भी धर्म का अपराधी हो, समाज में ऐसी घटनाओं का हर किसी को पुरजोर विरोध करना चाहिए। मोहन भागवत ने अपने भाषण में संघ के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते। जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं है, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए।
हिंदू समाज में ये मुखरता है, ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। मोहन भागवत ने अपने भाषण में संघ के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस दुनिया में शांति भाईचारे के पक्ष में रहा है, लेकिन कुछ लोग संघ के खिलाफ दुष्प्रचार कर अल्पसंख्यकों को डराने का काम कर रहे हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। तो राष्ट्रवाद में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, जनसंख्या संतुलन की मांग पर क्यों भड़के भाईजान? ओवैसी को क्यों नहीं भाया भागवत का फॉर्मूला? कौन फैला रहा है संघ के खिलाफ दुष्प्रचार, और कौन से वो टूल किट है? गलाकाट गैंग पर भागवत का संदेश मानेंगे मुसलमान? भागवत के संदेश से बदलेगा समाज? और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर रिजवान अहमद, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवम त्यागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव तुली जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हाजिक खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुनैद हैरिस हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। आसिफ सुहेल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं जुनैद हैरिस, कि आज जो मोहन भागवत ने कहा है जनसंख्या को लेकर, संतुलन को लेकर, और देश कहीं टूट ना जाए, इस पर जो मोहन भागवत ने बातें कही हैं, इसमें कहीं कुछ गलत लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल मैं आपसे एक चीज़ बताऊं, देश टूट न जाए इसके लिए सबको मिलकर कोशिश करने की ज़रूरत है। समाज को भी चाहिए कि ये बात उन्होंने कही है कि आरएसएस से दूर करने के लिए जो कोशिशें होती हैं, वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आरएसएस से कोई दुश्मनी है। इसको भी बिल्कुल हम कहते हैं कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उसूली बात यह है कि जो भी गलत करे समाज में, हम सब उसके मुखालिफ हों, और जो भी सही करे हम सब उसके फेवर में हों। जहाँ तक जनसंख्या का संबंध है, आपको मैं बता दूं, एच.वाई. कुरैशी की किताब, जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उनकी किताब इस सिलसिले में आ चुकी है। मुसलमानों को इससे क्या आपत्ति हो सकती है? मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के हवाले से जो बातें आती हैं, हम सब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्रजनन दर मुसलमानों का अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसे अंदाज़ा कोई कर सकता है ये कितना कम हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें दोनों समाजों में पाई जाती हैं, और से हमें मिलजुल करके इसे हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को जो भड़काऊ और लोगों को बांटने वाले होते हैं, उनसे दूर रखने की ज़रूरत है। हाजिक जी। हाजिक खान, आप हमारा देश आज राष्ट्रवाद, ये आपका एक प्रोग्राम है जी, सुन रहा हूँ जी, बोलिए। राष्ट्रवाद जो आपने अपना टाइटल रखा है प्रोग्राम का, राष्ट्रवादी हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो भारत के संविधान में आस्था रखते हों, देश के हिंदू और मुसलमान उनसे प्यार करते हों, देश में एकता और अखंडता की बात करते हों, भारत को विकास की तरफ ले जाने की बात करते हों। देश में जो हमारे पिछले दिनों से देश का माहौल ख़राब हो रहा है, उसको सही करने की कोशिश करें, ये है राष्ट्रवाद। रही जनसंख्या के बारे में, कि जनसंख्या हमारे मुल्क की जो है 135 करोड़ है, और उसमें से अब हमारे यहाँ एजुकेशन पहले कम थी, हिंदू बिरादरी में भी, मुसलमानों में भी, और जातियों में भी, दलितों में भी, पिछड़ों में भी, लेकिन आज हम सब हिंदुस्तान के लोग एजुकेशन में आगे बढ़े हैं, तो हमारी जनसंख्या में भी कमी आई है। जब आदमी में जानकारी आती है और उसको ये मालूम होता है कि हमारे परिवार को हमें कैसे चलाना है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहते हैं, वो क्यों कहते हैं कि इस तरह की बातें करके आप एक दूसरे को मरवाना कटवाना चाहते हैं? उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि आज मोहन भागवत जी ने न जाने ऐसा
क्या कह दिया कि हिंदुस्तान में मारकाट की नौबत आ जाएगी? देखिए, बात यह है कि असदुद्दीन साहब हों, आप हों, भारतीय जनता पार्टी हो, ये देश को अफरा तफरी की तरफ ले जा रहे हैं। देश को इस तरफ ले जा रहे हैं कि मैं अपनी तीसरी आंख से, जिसे कहते हैं जो अकल की आंख होती है, दिमाग में होती है, उससे मैं देख रहा हूं कि भारत मां लहूलुहान है और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान जो हैं उनकी लाशों का ढेर लगा हुआ है। ये मैं देख रहा हूं, आने वाले कल में होगा जो, उसको कह रहा हूं कि तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और मोहमेमा है, जभी तो नाजियों की साजिशें अपना रहे हो तुम, मगर वो वक्त आएगा कि तुमसे कौन पूछेगी ये कैसी कत्लगाहों की तरफ ले जा रही हो। ये कौन कर रहा है? ये असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं ना? अच्छी बात कही है। ये असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं कि मोहन भागवत कर रहे हैं? या मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं? सारे लोग कर रहे हैं। जो हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं वो सारे लोग कर रहे हैं। हिंदू जो मुसलमानों देश को में मोहन भागवत ने हिंदू और कहीं नहीं कहा मुसलमानों कि से नफरत कर रहे हैं, मोहन वो भागवत देश ने में तो सारे कहीं लोग कर जिक्र रहे नहीं हैं। किया। आपने सुना उनके भाषण में, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है। उन्होंने तो जनसंख्या को लेकर अपनी एक बात रखी है। तो फिर इस पर असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नेता जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो अगर कहते हैं कि भाई ये सब अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मारकाट आप करवाना चाहते हैं देश में, तो ऐसी बातें क्यों होती है? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, मोहन भागवत जी कह रहे हैं भारत के लोगों का डीएनए एक है। मैं उनसे आगे बढ़ के कहता हूं कि सबसे पहला इंसान जो हिंदुस्तान में आया हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और पूरी दुनिया का डीएनए भारत से गया है, कहीं और से नहीं गया। पूरी दुनिया की इंसानियत का डीएनए भारत से गया है। नंबर 2, भागवत साहब ये कहते हैं कि गर्दन काटने वाले जो अभी एक माहौल चला कि सर तन से जुदा, ये देश में एक प्रचार किया गया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 10 दिन में 14 लिंचिंग हो जाती हैं, मोहन भागवत जी ने कोई बयान नहीं दिया। जब भारत के सारे लोग वो अखंड भारत की बात करते हैं, और अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, ये सारा आएगा उस अखंड भारत में। तो ये हमारे अखंड भारत अगर बनाने की आरएसएस की योजना है तो उसमें हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, आरएसएस, मैंने अपनी आंख से देखा महोदय कि हमारे यहाँ पूरी एक्सप्रेस और खालिंदी एक्सप्रेस टकरा गई, एक लाशों का ढेर लग गया फैजाबाद में, 1500 लोग मर गए। अखंड भारत बनाने की बात किसने कही है? आजिक साहब, अखंड भारत की बात का जिक्र तो आपने छेड़ दिया ना, मैंने कहा है, ना मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा, ना हमारे पैनल में बैठे किसी और सदस्य ने कहा है। आपने अखंड भारत का जिक्र छेड़ दिया। लेकिन शिवम त्यागी, अगर मोहन भागवत या देश का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कहता है कि देश में जनसंख्या संतुलन की जरूरत है, और अगर ये रेशो खराब हो जाता है तो देश बट जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम खुद ही हैं। एक हिंदुस्तान से 3 देश बट गए। बिल्कुल विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरे धर्म में, हमारे धर्म में तीसरी आंख बस भोलेनाथ की ही खुलती है, और जब वो खुलती है तो सर्वनाश ही होता है। तो कृपया करके हाजिक भाई अपनी तीसरी आंख मत खोलो, रहने दीजिए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि मुझे तो लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं और किस तरह की तमाम वो बातें नजर आ रही हैं, और कहते हैं कि आने वाले समय में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही डर दिखा दिखा के तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी इस देश में लोगों को डरा रहे हैं और एक पर्टिकुलर वोट सेगमेंट अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। यही चैनल पर बैठ बैठ कर डर आप दिखा रहे हैं। श्री मोहन जी भागवत अभी पिछले दिनों मस्जिद भी गए, मदरसा भी गए, तो आप लोगों का जो ये मामला है ये सारा खत्म हो गया, क्योंकि जिस चीज पर, जिस डर पर आप पॉलिटिक्स करते हैं, जिस डर पर आप इस देश को डराते हैं, वो तो अब खत्म होने की कगार पे है। क्योंकि संघ का जो आपने हार्ड लाइनर स्टैंड लोगों को और दुनिया को दिखाने की कोशिश की, पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं सर, गलत बयानी मत करो, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। अरे हो भी नहीं सकते, आप तो ज्योतिष हो, आपने तो भविष्य भी बता दिया, रुक जाइए जरा। तो फिर महत्वपूर्ण बात सिर्फ यहाँ पर इतनी सी है कि इस देश में शांति है, मुझे लगता है पूरे तरीके से, और सबको लगता है इक्वालिटी है, सरकार के प्रति सब में विश्वास है। आपकी जो ये मनोहर कहानियां हैं कि लाशों के ढेर लग जाएंगे और ये सब हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता, और एटलीस्ट हिंदुस्तान भी इस बात को अभी नहीं मानता। जहां तक बात जनसंख्या की है, एक बड़ी सीधी सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर हाइपोथेटिकली कल सरकार एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ जाए, उसमें वो एक लाइन लिख दे, हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि आज से कोई भी 3 बच्चे पैदा नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसका या वोटिंग राइट या कुछ भी, जो कि मुझे लगता है शायद नहीं होगा, वो खत्म कर दिया जाएगा। अब इसमें हिंदू मुसलमान तो कहीं लिखा हुआ नहीं है,
ये अपने आप में ही विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि इनइक्वालिटी है, इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि मुस्लिम कहीं ना कहीं जितनी देश को आवश्यकता है या जितनी देश के लिए जरूरत है उससे ज्यादा का पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता इसमें इस देश में हिंदू मुसलमान को लेकर पॉलिसी बनती है कि भाई हाजिक के लिए अलग होगा, शवम के लिए अलग होगा, विद्यानाथ के लिए कुछ और होगा, जुनैद हारिस के लिए कुछ और होगा। नहीं, पॉलिसी अगर बनेगी तो देश के लिए बनेगी, हाजिक के बच्चे को भी बेहतर सुविधाएं मिले और शिवम के को भी मिले, बस यही तो होना चाहिए। और इतनी सी बात है। और ये देश को और दुनिया को और पढ़े लिखी जमात को समझना पड़ेगा कि हमारे पास इस धरती के टुकड़े को ना तो हम स्ट्रेच कर सकते, पहले ही 2 बार टूट चुका है, और ना ही नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सकता। तो बेहतर होगा जानवरों की तरह व्यवहार ना करते हुए इंसानों की तरह व्यवहार करें और इस बात को माने कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बिना जाति धर्म संप्रदाय से आगे ऊपर उठकर हमें जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। अब इसमें हाजिक को दर्द क्यों है और शिवम को क्यों नहीं है, ये मैं नहीं जानता। ठीक है रिजवान जी, रिजवान अहमद, क्या मोहन भागवत की बातों से मुसलमान को डरने की जरूरत है? मोहन भागवत मुसलमानों को डरा रहे हैं या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को डरा रहे हैं? रिजवान अहमद, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ राजीव तुली जी हैं। राजीव तुली जी, कौन डरा रहे मुसलमानों को? असदुद्दीन ओवैसी डरा रहे हैं या फिर मोहन भागवत अगर कह रहे हैं कि जनसंख्या संतुलन पर एक नियम होना चाहिए और उस नियम का पालन हर किसी को करना चाहिए, देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए, तो डर किसको लग रहा है और डरा कौन रहा है? धन्यवाद विद्यानाथ जी समय देने के लिए। मैं आपके माध्यम से आपके सब दर्शकों को और मेरे जो को पैनलिस्ट हैं इन सबको विजयदशमी उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ। ये जो उत्सव है ये असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव है। तो आज का जो मोहन भागवत जी का जो भाषण वो इसी असत्यता पर सत्यता की विजय का एक घोष भी। देखिए, लगातार एक हवा खड़ा किया जाता रहा और जिस दिन यहाँ सुनहरी मस्जिद में मोहन भागवत जी गए, मदरसे में गए, उस दिन भी आपने देखा, उसके एक आध दिन आगे पीछे भी देखा किस प्रकार संघ के नाम पर मुस्लिम समाज को डराने वाले जो लोग थे उन लोगों ने उन इमाम साहब को ही सर तन से जुदा की धमकी दे डाली। देखिए, अभी सबसे बड़ा संकट ये हो गया है कि किसी मुद्दे को यदि हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटेंगे तो कुछ लोगों की दुकान चलनी बंद हो जाएगी, उनकी दुकान नहीं चलेगी। कुछ सेल वॉइसेस इस सारे में उठनी शुरू हुई हैं, जैसा उन्होंने आज अपने भाषण में कहा कि उदयपुर और अमरावती और वैसी जो और घटनाएं हुई उसका इस बार मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल्स ने भी विरोध किया है, उन्होंने भी उसकी भर्त्सना की है, जो एक अच्छी बात है। अब दूसरी बात पर आते हैं, जनसंख्या के मुद्दे पर। देखिए, संघ लगातार जनसंख्या के मुद्दे पर बात करता रहा है, कर रहा है। अभी से नहीं, जब दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी थे उन्होंने भी उस समय इसकी बात की थी, उसके बाद सुदर्शन जी ने इसकी बात की थी। अभी हाल के दिनों में ही 2004 से लेकर के लगातार जनसंख्या नीति बनने पर संघ का अपना एक स्टैंड रहा है। संघ की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर वो सारे रेजोल्यूशंस अवेलेबल हैं जो अलग अलग उनकी जो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जो सेकंड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें जो ये रेजोल्यूशन पास हुए हैं 2004 में, 2005-6 में, 2015 में, 2019 में, 2019 के नागपुर के भाषण में भी उन्होंने जनसंख्या के मुद्दे पे बात की। शिवम जी अभी एक बात कह रहे थे, अपने हमारे पास लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका कितना दोहन करना है। आदमी पर आदमी चढ़ा हुआ दिखता है। देखिए, एक समय था आप किसी भी स्थान पर जाते थे तो सीजन और ऑफ सीजन होता था, किसी पर्यटन स्थल पर जाते थे। आज कहीं किसी भी स्थान पर किसी भी साल के समय चले जाइए, आपको वहां तिल रखने की जगह नहीं मिलती। 135 करोड़ 140 करोड़ जो जनसंख्या है वो तो केवल जनगणना में आती है या एक अंदाजा है वो होगी।
उसमें ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के इस समय जो नॉर्थ ईस्ट की बांग्लादेश के आसपास लगने वाले सीमांचल में बिहार, बंगाल और असम की जो स्थिति है, आप देखिए, मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था, अरुणाचल प्रदेश में 2001 में 99.2% हिंदू या बौद्ध थे, जो केवल 2011 में घट करके 67% पे आ गए। तो कन्वर्जन चल रहा है कहीं ना कहीं वहां पर, जिसके कारण से ये जनसंख्या इतनी तेजी से बदली है। इसी प्रकार अगर आप मणिपुर की बात करें तो एक साल में 13%, मणिपुर की बात करें तो 80% से 50% तक जो वहां के जो इंडिक रिलीजन्स हैं उनकी जो जनसंख्या है वो गिरी है। तो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या का असंतुलन एक, दूसरा ये जनसंख्या पर एक ठीक पॉलिसी ना बन करके नेचुरल रिसोर्सेज का शोषण, एक देश एक कानून, एक देश एक कानून की जब भी बात होती है तो बहुत सारे देश में ऐसे नेता हैं, संगठन हैं जो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। राजीव जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आशीष सोहेल भी हमारे साथ हैं। जनसंख्या राजीव जी, 40 करोड़ से अधिक लोगों को कहां रखेंगे, कहां भेजेंगे? चाइना का जो लैंड मास है वो भारत से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ज्यादा है, और हम अगले एक आध साल में उनकी जनसंख्या को भी पार कर जाएंगे। ठीक है, तो यदि उनको भी पार कर जाएंगे, देश के सबसे, ठीक है सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। आसिफ सोहेल, बन जाएंगे। ये तमाम कुल मिलाकर आंकड़े और दलील जो राजीव तुली जी पेश कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं लग रहा है कि जनसंख्या कंट्रोल को लेकर अगर कोई चिंता जाहिर करता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए? देखिए, इस विचारधारा और ये जो सियासत की जा रही है, बस्ती भी जलाएंगे और मातम भी करेंगे, इनका यही फलसफा है। कैसे? पहले हमारे पास जो परेशानियां हैं, जीडीपी हो या इकोनॉमी हो, उसके ऊपर पहले बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तालीम के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हो? रोजगार के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आज किसी ने कहा है, भाई अभी जिसने असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो मुसलमानों, उन्होंने कभी नहीं कहा वो मुसलमानों के लीडर है। उन्होंने कहा अपने आप को वो उनके किस हैसियत से बोलते हैं वो मुसलमानों के लिए? ठीक है, नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने हमेशा कहा है असदुद्दीन अवैसी ने, जब मुसलमानों को एड्रेस करते हैं, खादिम है, वो सारे मुस्लिम जनसंख्या वाले इलाकों से अपने उम्मीदवार को खड़े करते हैं, के लिए वो लड़ते हैं, मुस्लिम इलाकों में वो जाकर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, तो मुझे बताइए किस हैसियत से करते हैं? क्या बोले आप? फिर से बोलिए। हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं मुसलमानों के अगर नेता नहीं है तो क्या है असदुद्दीन ओवैसी? मैं ये जानना चाहता हूं। मुसलमान जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहीं से अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है वहीं पर वो अपनी राजनीति करते हैं, तो मुसलमानों के नेता नहीं है तो क्या है फिर वो? सुनिए आप, उन्होंने हमेशा कहा है वो अवाम के खादिम है, चाहे वो आप ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता नहीं है? सुनिए आप, मैं वही बोल रहा हूं ना, वो मुसलमानों के, हिंदुओं के, दलितों के, पिछड़ों के, सबके खादिम है। लोगों ने उन्हें अपना नेता माना है, उन्होंने कभी अपने आप को नेता नहीं बताया। और रही बात, देखिए मोहन भागवत साहब की, जो मस्जिद में गए तो पहले वो मुल्क से माफी चाहे, महात्मा गांधी से हो या जो मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, तो विरोध आप लोग कर रहे हैं और मारा गया। सुनिए आप, मोहन भागवत मोहन भागवत मांगे, विरोध आप लोग करें, ये तो अच्छी बात है ना। आप लोगों को खुश होना चाहिए था कि मोहन भागवत गए, यही तो चाहते हैं ना आप लोग। सेकुलर इंडिया यही है ना। आपको जब मेरी जवाब नहीं सुनना है तो आप मेरे साथ डिबेट में मत मुझे बुलाइए यहाँ पे आप लोग। मैं आपको बोल रहा हूँ, मोहन भागवत को मुल्क से माफी मांगना चाहिए। महात्मा गांधी को मारने से लेके मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, दलितों को, पिछड़ों को सताया गया, जो एट्रोसिटीज हुए, अगर आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो पहले माफी मांग के करिए, डराकर मत करिए। देखिए, भारत का कोई जनसंख्या की बात समझ में आती है और कोई नहीं डरेगा। आसिफ सोहेल, आपको जनसंख्या की बात समझ में आती है? कोई डरने वाला नहीं है इनसे। आपको जनसंख्या का भार समझ में आता है? देखिए, हम ऑलरेडी रिप्लेसमेंट इसमें भी आपको सिर्फ मुसलमान दिखाई दे रहे हैं हमें। और देखिए, पहले हो चुका है। कितना है रिप्लेसमेंट रेट? उसके ऊपर करिए। रिप्लेसमेंट रेट कितना है? सुनिए आप, अभी का जो मुद्दा है, कितना बताइए। सुनिए आप, पहले आप लोग करिए ना, आपके पास हो गए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने रिप्लेसमेंट रेट का जिक्र किया, अब बताइए भी ना। वही बोल रहा हूँ ना, गुमराह कर रहे थे लोगों को, मानेंगे नहीं। आसिफ, आप गुमराह करना चाहते थे लोगों को ये बताकर कि रिप्लेसमेंट रेट हमारा क्या हो गया?
मैं आप वही आंकड़ा बोल रहा हूं, बताइए, आप प्रेजेंट डेटा बताइए ना, रिप्लेसमेंट रेट का डेटा बताइए। प्रेजेंटली जो मुद्दे हैं नौकरी के हैं, भूखमरी के हैं, अरे मैं कह रहा हूं जनसंख्या रिप्लेसमेंट का डेटा क्या है, मुसलमानों का आपने जिक्र किया, बताइए। हिंदू और मुसलमान दोनों का बता दीजिए। चलिए, वो मस्जिद चले नहीं गए, हिंदुओं का वो बता सकते, मदरसा मुसलमानों चले को गए, लेकर अगर आप वहां के विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका बता दीजिए। किस चीज का रिप्लेसमेंट रेट का आपने जिक्र किया, मैं कह रहा हूं कि डेटा बता दीजिए, अभी रिप्लेसमेंट रेट क्या है? अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा देखिए, मैं बताने से नहीं, आपके पास जो आंकड़े मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे मतलब आप जो कहानी बनाते हैं वो आकर यहाँ पर बैठकर बताएंगे लोगों को, उसके पीछे का तथ्य आपको नहीं पता होना चाहिए, मैं कोई और वो बताएंगे भी नहीं। यूनिवर्सिटी के आंकड़े लेकर नहीं बैठा हूँ यहाँ पे ना। अरे तो बात कर रहे हैं ना, कोई जो अरे जो बात आप कर रहे हैं उसके पीछे कुछ तथ्य है, कोई आंकड़ा है, कोई डेटा है आपके पास, सभी बात करेंगे, या जो आपके मुंह में आएगा वो बोल देंगे। ठीक है, मुंह में आने के नहीं है, देखिए वो आप बोलेंगे, आपको दिया जा रहा है ना, मैं यहाँ कोई पैसे लेके नहीं बैठ रहा हूँ। अरे सर आप डिबेट में आए ना, सुनिए आप, तो मैं बोल रहा हूँ, आप जो मुंह में आए कैसी बात कर रहे हैं, आप बताइए, जो पॉइंट्स लेकर आए हैं उसके पीछे का तथ्य भी आपको पता होगा। आप बताइए, आप, मैं बोलूंगा उसके ऊपर, नहीं आप बताइए, मैं बोलूंगा उसके ऊपर। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बताइए ना। आप अगर आपने जिक्र किया है रिप्लेसमेंट रेट का, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डेटा बता दीजिए। आंकड़े तो आप नहीं मानेंगे, मेरे आंकड़े तो हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बता दीजिए आंकड़ा। आपका दूध और पानी नागपुर से चलता है, मुझे मत सुनाइए। मुझे आप ये सब आपके जो आंकड़े हैं ना, आसिफ सोहेल, मुझे आंकड़ा बता दीजिए, और नहीं पता है तो माफी मांग लीजिए कि मैंने गलती से जिक्र कर दिया रिप्लेसमेंट रेट का। गलती की बात ही नहीं है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। देखो, आप जो पूछेंगे मुझे जरूरी नहीं बोलना। अरे मैंने तो बुलाया आपको सवाल पूछने के लिए, सवाल का जवाब आप देंगे कि नहीं देंगे? मैंने जवाब दे दिया, मैंने मन में आएगा, जो कहानी आप गुन के आएंगे मन में वही बताएंगे, उसके पीछे का तथ्य नहीं बताएंगे, उसके पीछे क्या सच्चाई है वो आपको नहीं बताना है, और वो आपको पता भी नहीं, और उससे आपको मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपको अपनी दुकान चमकानी है। होती है स्क्रिप्टेड कहानी, मेरे पास नहीं होती है। दुकान चमकानी है, आपके पास होती है, समझे आप? चलिए आपके पास होती है, मेरे पास नहीं होती है। मैं आसिफ जी आपके पास लौट कर आऊंगा, आसिफ मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। रिजवान अहमद, समझे आप? अगर जनसंख्या संतुलन को लेकर कोई भी देश का जिम्मेदार व्यक्ति ये कहता है कि ये जरूरी है कि इस पर एक नीति बने, नियम बने और उसका पालन हर व्यक्ति करे, तो असदुद्दीन ओवैसी हो या आसिफ सोहेल हो, इन जैसे लोगों को क्यों लगता है कि यह मुसलमानों के खिलाफ दिया गया बयान है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल रिजवान जी बोलिए। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि ओवैसी साहब तो उनके दलितों के और मुस्लिमों के और पिछड़े वर्ग के वंचितों के नेता हैं। अभी लखीमपुर में एक दलित लड़की का बलात्कार करा था 6 लोगों ने, तो उस पर ओवैसी साहब बिल्कुल चुप हो गए थे। उनके चुप होने का कारण यह था कि वो 6 बलात्कार करने वाले एक विशेष वर्ग के थे, वही वर्ग जो उन्हें हैदराबाद की गलियों में चुनाव जिताता है, तो वहां वो बिल्कुल चुप हो गए थे, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि साहब उनका मुसलमानों से क्या लेना देना, शायद ये एक अकेली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है। पहले रज़ाकर आता था, जब रज़ाकर कूट दिए गए और मार मार के भगा दिए गए और पार्टी इनके दादा ने अडॉप्ट कर ली तो ऑल इंडिया जोड़ दिया, लेकिन मुस्लिमीन हटाने की हिम्मत नहीं करी। अगर सबकी बात करनी है तो दलित, मुस्लिमीन, बहुजन समाज, ऐसे चीजें भी इस पार्टी के नाम में जोड़ दो तो भाई सुनने में अच्छा लगेगा। और उन्होंने कहा कि आरएसएस को हर चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए, गांधी जी की हत्या से लेकर बहुत सी चीजों तक। वो भाई को पता नहीं होगा, ऐसी बात राहुल गांधी ने भी बोल दी थी, याद है ना? तो डेफामेशन का सूट हुआ था, फिर राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी, मुकदमा हो जाएगा भाई। कोई आरएसएस वाला आपके इस बयान पर अगर अटक गया तो मुकदमा हो जाएगा। राहुल गांधी ने भी माफी मांगी थी, आप अपना बयान वापस ले लो, हिस्टोरिकली ये गलत बयान है जो आपने दिया है। और इसके आगे, जब तक ओवैसी जैसे नेता मुसलमान के नाम से मातम नहीं करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में उनको 0.25 वोट मिला था, 0.25%, और शायद 100 सीटों में से 98 में जमानत जब्त हुई थी इनके दलितों के और मुसलमानों के और वंचितों के नेता की यूपी में।
और ये भी इस मारे मिला था क्योंकि वो मुसलमान नाम पर मातम करते हैं। अगर वो ये करना बंद कर दें तो ये भी नहीं मिलेगा। और ऐसे आदमी के लोग आकर यहां पर डिफेंड करते हैं और आरएसएस की आंख में आंख डाल के देखते हैं। भला बताओ, इनकी हिम्मत पे मुझे ताज्जुब होता है। अरे यार 0.25 वोट मिला है यूपी में और निगाहें किस पर हैं आपकी? आरएसएस पर। कम से कम इतने बड़े बड़े बयाने ना लिया करो भाई, अपने आप में सुधार लाओ तो शायद 20 साल में 1% वोट पर एआईएम जैसी पार्टी पहुंच जाएगी। ठीक है रिजवान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिजवान भाई सुनिए, आवाज नहीं आ रही है अब तक। मैंने कहा है आपसे मैं जुड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन आसिफ आप जवाब देना चाहते हैं बोलिए, उसके बाद हाजिक आपके पास सुनिए आप, हाजिक साहब सुनिए आप, गोडसे ने जो महात्मा गांधी को मारा है उसके बाद उनकी कौन वो करता है प्रशंसा? मैंने वो बात के ऊपर कह रहा हूं मैं, उनको करना चाहिए ना। पहले हटाइए, उनको बोलिए कि वो गोडसे से उन्हें कोई मतलब नहीं है, समझे आप? उनको बोलना चाहिए कि गोडसे से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मोहब्बत की बात शुरू करें जब, तो हम तैयार है ना, हम कोई वो नहीं बोल रहे हैं। आप मोहब्बत की बीज कब रख रहे हो? दिल में नफरत रख के आप मोहब्बत की बात करोगे तो कैसी हो गई? आप जो मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ है उसके लिए बोलिए, आप वो चीज को नहीं करके देखिए, इसको आप चेंज करके स्टेटमेंट को अगर बोलना है तो वो मेरा स्टेटमेंट नहीं था। 1 मिनट जवाब दे दूं, 1 मिनट। मुसलमानों का जो जुल्म नजर आता है ना आपको, काश आपको वो जुल्म नजर आ गया होता जो मुसलमानों ने किया था, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। मैं देखिए रिजवान भाई जुल्म के खिलाफ हो, चाहे वो कोई भी रहो। मैं भारत का संविधान मानता हूं और भारत संविधान पे चलता है, ना बल्कि कोई किताब पे चलता है, समझे आप? चाहे वो कोई भी जुल्म करने दो, गलत होगा। देखिए, जुल्म करते गलती करने वाले का, जुल्म करने वाले का कोई मजहब नहीं है। और बाबर के जुल्म का और औरंगजेब का जुल्म का भी हिसाब देना होगा, जिनसे आज भी आप अपनी रिश्तेदारी मानते हैं। रिजवान जी की आवाज नहीं हम तक पहुंच रही है। आसिफ जी मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन हाजिक साहब मुझे ये बताइए कि बहुत क्लियर सी एक बात है कि एक देश एक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने तो सब लोग उसका पालन करेंगे। इसमें किसी को दिक्कत क्या है? कोई पाकिस्तान का नेता तो नहीं है, मंत्री तो नहीं है ना, जो ये कहेगा कि भैया अगर आपको जनसंख्या बढ़ानी है तो आप कहीं और जाकर जनसंख्या बढ़ा लीजिए जहां पर जनसंख्या कम है मुसलमानों की। ऐसा तो इस देश में नहीं होने वाला है। बात यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भारत के संविधान ने जो कानून बनाया, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय संविधान में जब संविधान बनाया गया तो उस संविधान को बनाने वालों में 300 विद्वान जो बैरिस्टर और इंग्लैंड से पढ़ के आए थे वो लोग थे, और उन्होंने हमारे संविधान की जो खूबसूरती है उसको बनाया है ऐसा कि हमारा जब तक मुल्क रहेगा सेकुलर, इस देश के संविधान को हर आदमी मानेगा। लेकिन हम अगर अपने संविधान के अंदर संविधान से ऊपर चल के बात करेंगे और संविधान को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उस संविधान को हिंदुस्तान का कोई भी आदमी नहीं मानेगा। शिवम त्यागी, रिजवान साहब की बात, रिजवान साहब अभी कह रहे थे, एक शिवम त्यागी एक सेकंड, एक मिनट सर, रिजवान साहब जो कह रहे थे कि एक मिनट सर, क्या कोई संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? एक मिनट हाजिक साहब जो कह रहे हैं वो सिर्फ क्या लोगों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश नहीं है। हाजिक साहब नहीं सुनूंगा, मैं बात जब करने दूंगा कह रहे संविधान को तोड़ने की कोशिश हो रही है, बदलने की कोशिश हो रही है। शिवम त्यागी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो वकील हैं, आप बताइए क्या संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है? हाजिक खान, संविधान मत तोड़ो, कम से कम डिबेट पे तो मत तोड़ो, बाकी तो मानते ही नहीं हो। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जहां तक बात डराने धमकाने की है। नहीं, हमने ही माना है। अरे शिवम जी, आपने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने कभी नहीं माना, हमने ही माना है संविधान को, और इस संविधान की दुनिया में वैल्यू हमारी वजह से बनी है और इस संविधान की रचना में भी हमारा हाथ है, इसलिए हम इस संविधान से मोहब्बत करते हैं। आपने नहीं माना कभी संविधान को। अभी जैसे वो कह रहे थे कि गांधी जी के कातिल को आप सम्मान कर रहे हैं, आप बलात्कारियों को आप मालाएं पहना रहे हैं, आप बलात्कारियों को आप उनके सामने उनका सम्मान कर रहे हैं, इसलिए आप इस संविधान की अवहेलना कर रहे हैं।
संविधान की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। मेरा टाइम मत किल कीजिए प्लीज, मुझे मौका दीजिए। थैंक यू। मदरसों ने कभी बम नहीं बना और आरएसएस ने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के संविधान से खिलवाड़ किया हमेशा। आपने कहा कि संविधान को तोड़ने भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया, संविधान को तोड़ा जा रहा है तो वो बता रहे हैं जिन्हें आपने फर्जी आतंकवादी बनाया और हमारे भारतीय संविधान ने सुप्रीम कोर्ट में उन्हें छोड़ दिया। प्रैक्टिस करते हैं। सुन तो लीजिए संविधान को कहां तोड़ा जा रहा है। आपके हिसाब से अगर संविधान को तोड़ा जा रहा है तो आज पूरे देश को यह पता तो लगना चाहिए ना कि कहां कहां से संविधान को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है, या फिर आप लोग गलत बयानी करके लोगों को बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अरे सर, एक औरत जो भारत के राष्ट्रपिता के कातिल को उसको एमपी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये देश में? क्या भारतीय संविधान की अपमान नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? वो गांधी जिसने देश को आजाद किया उसके कातिल को पार्लियामेंट भेज रहे हैं और कह रहे हैं महिला है। नहीं, राष्ट्रपिता की कातिल कौन सी महिला है भाई? किसका नाम क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपिता की कातिल कौन महिला है? अरे एमपी भोपाल से भेज दिया आपने। प्रज्ञा, तो वो राष्ट्रपिता की कातिल है। वो मंदिर बना रही है बोर्से के। राष्ट्रपिता कुछ कातिल की हिमायत करने वाली, गौडसे की हिमायत करने वाली, आजकल गौडसे की हिमायत करने। समझ में नहीं, ये कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हो आप अपने आप को और बच्चों को मदरसे से? ये कैसी? अरे हम तो शिवम जी, हमारी तो नस्लों में इतने पढ़े लिखे कि यहाँ जितने बैठे सबके नहीं होंगे। हमारी तो नस्लों में इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि जब 100 साल से अब से नहीं कि आज पढ़ के हम 4 बातें सीख के आ जाए। हमारी तो नस्लों में पढ़े लिखे लोग हैं। कितना मजबूत आपका इतिहास है वो समझ में आ रहा है। आप जैसे हाँ, ये भी तो हम पहेली कहते नहीं है, हम सीधी सीधी सच्ची बात कहते हैं, पहेलियां नहीं पढ़ते कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं और आप सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं। आप दिलों में आग रखते हो और लबों पे गुलाब दिखाते हो। सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। भारतीय जनता पार्टी में एक एमएलए, एक एमपी नहीं है। उत्तर प्रदेश से कोई एमएलए नहीं है और राष्ट्र में कोई एमपी नहीं है। ये यहाँ पर भी शाब्दिक उग्रवाद फैला रहे हैं। रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। देखिए, अरे बताइए, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में एक एमपी का नाम बताइए, उत्तर प्रदेश में एक एमएलए का नाम बताइए। किसका? जफर इस्लाम अभी राज्यसभा सांसद थे। कौन है वो? मुस्लिम नहीं है? एक एमपी, एक एमएलए का नाम बताइए। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री थे, मुसलमान नहीं है क्या? अब मतलब मुसलमान है तो सिर्फ इसलिए उसको टिकट दे दे। अब खत्म बता दिए। आज कोई भी नहीं है। आज मुख्तार को भी भगा दिया, आज मुख्तार साहब को भी आगे कर दिया, शाहनवाज को भी आगे कर दिया। मतलब अब बताइए कौन है? आज बताइए, आज की तारीख में, आज के डे में बताइए कौन एमपी है? ये मानसिक बीमारी है आपको कि आप इस देश में सरिया के अरे एक टिकट नहीं देते, एक भी टिकट नहीं दिया था कोई लोकसभा नहीं वाला मुसलमान। बिल्कुल नहीं। जो जीतने वाला होगा, चाहे शिवम हो चाहे हाजिक हो, उसको मिलेगा। जो जीत सकता है उसको मिलेगा। टिकट का आधार धर्म नहीं होता। फिर सबके साथ की बात मत करो। 20% मुसलमानों में 5 टिकट नहीं दे सकते। 20% है मुसलमान हिंदुस्तान में। शिवम जी, 20% को आप टिकट नहीं दोगे, 20% को इग्नोर करके चलाओगे। कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा। शिवम कंप्लीट करो। थैंक यू। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, टिकट उसको मिलता है जिसको देखता है पार्टी संगठन जीतने की संभावना देती है। कल हाजिक खान साहब अपने आसपास टीवी से हटके थोड़ा सा आपस में कम से कम वार्ड का चुनाव जीतने लायक बन जाओगे तो बता देना, बीजेपी के पास जाना, जरूर टिकट दे देगी, क्योंकि आप तो अच्छे मुसलमान हैं। दूसरी बात ये कि जहां तक इन तमाम हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे टिकट नहीं चाहिए। फिर बीच में शुरू हो गए। अभी तो मांग रहे थे देते नहीं मुसलमानों को, अब कह दिया दे देंगे तो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो रुक जाइए। अब दूसरी बात ये है कि जहां तक बात इनइक्वालिटी और जहां तक बात जिसमें होने दे दो, हमें बाद में देना। जिस पार्टी में होने नहीं दे क्या है बताए ना। अरे कमाल की बात है, आप ही तो मांग रहे थे, अभी अपने आप ही मना करने लगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी, और वो पता नहीं किसका क्या। रुक जाइए जरा ना। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपकी समझ की महानता है भैया। ये तो 30 सेकंड भी नहीं टिक पा रहे हो। रुक जाइए ना, बोलने दीजिए। क्यों बीच में बार बार चिल्ला रहे हैं? क्या लाभ होगा इससे? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है। चलिए बोलिए। अभी आया नहीं है जनसंख्या नियंत्रण कानून, अभी बना नहीं है, आया नहीं है। अरे आ जाता, जरूरत नहीं है सर, थोड़ा सा आ जाता तो जब कानून आ जाता तो पूरे देश पर लागू होगा और वो मानना भी होगा, चाहे कोई कितना ही चिल्ला ले, हल्ला करे, हंगामा करे। 370 हट गया, उसी तरीके से जनसंख्या कानून जब आएगा और लागू होगा तो मानना होगा। देखिए अगर आ गया होता ये कानून तो आपको ये अपने स्टूडियो में नहीं, राजघाट पे टेसुए बहाते हुए और काले झंडे लेकर घूमते हुए मिलते। बहरहाल
उन काले झंडों से न पहले कुछ हुआ ना अब कुछ हुआ, ये इस देश की आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता, फिर से बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये भी है कि जहां तक बात मुसलमान और हिंदू की है, कोई भी पॉलिसी किसी भी देश के लिए किसी जाति धर्म संप्रदाय पर नहीं बनती, और हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। जहां तक बात एक कानून बनने की है वो बनेगा, और ये इस देश की जरूरत भी है। और अंत में एक चीज मैं सिर्फ एक और कहना चाहता हूं कि जहां तक बात मुस्लिमों की ठेकेदारी की है, हाजिक खान भी अपने मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखिए ना, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पूछिए इनसे जरा, इन्होंने अपने हैदराबाद शहर में कितनी बेहतरी की। अगर मुसलमानों के ये इतने बड़े नेता हैं, तो उत्तर प्रदेश में जब ये आए थे अपना झंडा लेकर, किसी ने पूछा नहीं इनको, एक बार नहीं माना। वो खुद इनको अपना नेता नहीं मानते, लेकिन ये अपने आप को उनका नेता मानते हैं। दूसरी बात ये, आप इस देश में विकास से लेकर तमाम वो सुविधाएं, ऐसा जरूरी है क्या कि हाजिक ही दूसरे मुसलमान को फायदा दे सकता है? शिवम त्यागी उनके लिए बेहतरी की स्कीम नहीं बना सकता? इस देश में मुस्लिम बेटियों के लिए जो सब्सिडीज दी गई, क्या देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दी? तमाम चीजें। जुनैद हैरिस, देखिए, बहुत अच्छी बात शिवम जी कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, समाज के अंदर किसी एक के लिए कोई कानून नहीं बनता है, वो सभी के लिए बनता है। मैं शिवम जी के नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये कानून भी अभी तक है, इसकी ओर भी हमें समझना चाहिए कि अगर कोई दलित क्रिश्चियन हो जाता है या मुसलमान हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उससे उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, ये इक्वल कानून नहीं है। समझ में बात आ रही है ना? तो हम सेकुलरिज्म के हवाले से इसकी ओर बढ़ें। जनसंख्या कोई इशू नहीं है, वो तो सबके लिए कानून है, सब लोग उससे माने। मैं तो खुद कह रहा हूं इस बात, कुछ नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कहा मैं तो इसे वेलकम कह रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं। मैं तो कहता हूं कि आश्रम व्यवस्था लगा देनी चाहिए। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 साल के बाद जो है गृहस्थ आश्रम, और 26 साल से गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये सब के सब नेता चले जाएंगे। मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अच्छी चीज है उसे तो हम मान रहे हैं। जो सर कॉमन कानून तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है, शिवम प्रॉब्लम की बात होते ही परेशानी शुरू हो जाती है। और ये अलग अलग उम्र में अलग अलग जो व्यवस्था है, ऊपर जो विंडो में बैठे वहां चले गए, बहुत पीछे चले गए, उसकी बात कोई नहीं करना चाहता है। ये AIMIM वाले गाली देना शुरू कर देंगे। आप वानप्रस्थ आश्रम लगा रहे हैं, इनको बताइए। नहीं, किसी हमारी भी परमिशन है, हमारी भी परमिशन है तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। चलिए ठीक है। आसिफ सोहेल, आसिफ सोहेल, आसिफ जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है आसिफ जी? ठीक है, हाँ शिवम आप जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, दलितों को लेकर और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को लेकर जो है जुनैद हैरिस ने एक बात कही। मुझे लगता है कि इसी सेक्युलर इंडिया में तमाम चीजों की भी व्यवस्था है। जहां तक आरक्षण देने की बात है, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह दी है, उसके अलग अलग प्रावधान है। लेकिन इसका यह मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि इसमें इनइक्वालिटी है। इस बात को अगर स्वर्ण कहने लगे कि मेरे पास तो है ही नहीं रिजर्वेशन, तो क्या उसको इनइक्वालिटी कहेंगे? मुझे लगता है कि समय समय पर चीजों को जरूरत को महसूस करते हुए वो दिया गया। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि भाई ये कानून सबके लिए बराबर है, मैं तो इसका वेलकम करता हूं, आना चाहिए। वेलकम के साथ इफ एंड बट नहीं होते हैं, एक ही कंडीशन है, मैं एक बिल के साथ हूं या खिलाफ हूं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इस बिल के साथ तो हूं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि मुसलमानों का नुकसान ना हो जाए, या उनको टारगेट ना किया जाए, या उनको परेशान ना किया जाए, या उनको ये सरकार यहां से भगाना चाहती है, वैसे मैं बोल रहा हूं। मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं। आप जो कह रहे हैं ना कि ये रिजर्वेशन कर पाया ना आगे होगा, सुन लो शिवम जी, गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। मुसलमानों का ना पहले नुकसान हुआ ना आज हुआ ना कल होगा। मुसलमान का नुकसान आपने हिंदुओं का किया, हिंदुओं का किया, हिंदुओं का कारोबार छीन लिया, हिंदुओं का बिजनेस छीन लिया, हिंदुओं को एजुकेशन से फर्क मत दिया, हिंदुओं के स्मॉल इंडस्ट्री खत्म कर दी। आप हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों को कुछ। कमाल बात है। क्यों पहुंचाएंगे भाई? सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होती है, ताकि फिर से चुन के आए। क्या जरूरत है नुकसान पहुंचाने की?
एक ही अरे काम 22 रह गया करोड़ कि लोग देश के जॉब प्रधानमंत्री से खत्म हो प्रधानमंत्री गए, के पास। जॉब चले गए, लोगों की जॉब स्मॉल चली गई। इंडस्ट्री खत्म हो गई, बहुत शुक्रिया जीएसटी आप सभी में, मेहमानों का। नोटबंदी में। बहुत बहुत आप शुक्रिया बताओ शुभम, कहाँ बहुत आपने शुक्रिया आपका मुसलमानों जुनैद हैरिस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज राष्ट्रवाद में इतना ही, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।